डियर स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 9th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है अपवाह तंत्र, जो लेसन 3 से है। तो आज लेसन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। अपवाह तंत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र क्या है, भारत में किस तरह से नदियों का प्रवाह कैसे है, उनका क्या विस्तार है, इसके संदर्भ में चूँकि इस लेसन में पूरा क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। अपवाह तंत्र से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मानचित्र में भरने के लिए आते हैं और ज्योग्राफी पे जो है बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, वन हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, बॉक्साइट है, बहुत सारे खनिज संपदा हैं। इनके जो है क्षेत्र पूछता है भरने के लिए, एग्रीकल्चर से आता है। आगे चल करके आप जब 10th में जाओगे तो उसमें आता है। तो 9th से अभी से जो है अभ्यास आप करते रहेंगे, तब मानचित्र में दर्शाना सीख जाएंगे और अगली कक्षा में जाते जाते एकदम ट्रेंड हो जाएंगे। तो चलिए अपवाह तंत्र के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। अपवाह क्या है, तो किसी क्षेत्र के संपूर्ण नदी तंत्र को उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र कहते हैं। एकदम सरल शब्दों में कि किसी क्षेत्र के संपूर्ण नदी तंत्र को, अब संपूर्ण नदी तंत्र को क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी नदियाँ निकली हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुख्य नदी है, फिर इसकी ये सहायक नदी है, फिर ये इसकी सहायक नदी है, यहाँ से एक आई है, एक सहायक नदी इसमें आके मिल गई, तो ये मुख्य नदी हो गई। और मुख्य नदी में जो नदियाँ मिल रही हैं उसे क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। तो ये मुख्य नदी है, इसमें बहुत सारी नदियाँ राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं दोनों तरफ से आकर के इस नदी में मिल जा रही हैं। तो ये जो पूरे नदियों का जो तंत्र है, इसी को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो यानी जो नदियाँ एक पूरा कोई एरिया है, तो जिस नदियों के माध्यम से जो जल प्रवाहित हो रहा है और इस मुख्य नदी में आके मिल रहा है, तो ये पूरे नदियों का जो जाल है पूरा, इसी को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र। तो किसी क्षेत्र के संपूर्ण नदी तंत्र को क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र कहते हैं। जो जो भी चीज़ें जो है इसमें आके मिलेंगी, जल राशियाँ, उसी को क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र कहते हैं। आगे चलेंगे इसी क्रम में। बहुत अधिक बड़े आकार तथा विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी है, जो भारत की लंबी नदी है, तो वैसे जो है यहाँ पे भी क्या कहा गया है कि बहुत अधिक जो है बड़े आकार तथा विस्तार के कारण गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। डियर स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा लर्न इसे रखेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। ज़्यादातर लोग पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, इस तरह से एग्जाम में भी आते हैं ऐसे प्रश्न जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से अगर दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। किसी एक नदी तंत्र द्वारा, किसी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपवाह द्रोणी क्या है। तो एकदम सरल शब्दों में समझेंगे कि किसी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में एक नदी के द्वारा, एक मुख्य नदी है, इसके द्वारा पूरा इस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है। तो किसी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। कोई उच्च भूमि या पर्वत जो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को क्या करता है, पृथक करता है, उसे जल विभाजक कहते हैं। तो कोई उच्च भूमि या पर्वत जो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को क्या करता है, पृथक करता है, उसे जलराशि को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, तो उसे क्या बोलेंगे, जल विभाजक कहते हैं। नेक्स्ट है
हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियाँ 12मासी होती हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर भारत की नदियों में और हिमालय की नदियों में अंतर पाया जाता है। जो हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं वे ग्लेशियर, उनका जल राशियाँ हैं, यानी हिमनद जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, ग्लेशियर हैं वहाँ पे बड़े बड़े, और वे हिम नदियाँ जब पिघलती हैं तो उसी से क्या होता है, इन नदियों के जल का स्रोत है वो, तो वर्ष भर जो है बर्फ़ पिघलता रहता है और नदियों में लगातार जल आता रहता है। तो हिमालय से जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, इसमें वर्ष भर क्या रहता है, जल राशि हमेशा वर्ष भर रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत समस्याएँ आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में बढ़ रही है। कभी ऐसा भी स्थिति आ सकती है कि अगर हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो पूरा पिघल जाएंगे एक साथ, तो वर्ष भर नदियों में जल राशि नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर ही इनके जो है जल का स्रोत है, और जब ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो नदियों में जल का स्रोत कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में जल कहाँ से आएगा नदियों में। इसलिए प्रदूषण को बचाने के लिए मोटर गाड़ियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जो हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं पर्यावरण में, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और इससे क्या हो रहा है, हिमालय का बर्फ बहुत तीव्र गति से पिघलता है। जो थोड़ा थोड़ा पिघलना से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पृथ्वी पे तापमान में वृद्धि कर देता है, तो ऐसे स्थितियों में ग्लेशियर बहुत तीव्र गति से पिघलेंगे, और ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो क्या होगा, तीव्र गति से बाढ़ आएगी, और बाकी समय में ग्लेशियर जब बर्फ ही नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से आएगा। तो ऐसे में जल, जो नदी में जो जल है वो समाप्त हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दिक्कतें आएंगी, पर्यावरण में विषमताएँ उत्पन्न होगी, समस्या होगी। तो जो पहाड़ों में कह सकते हैं यहाँ पे कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें वर्ष भर क्या होता है, जल होता है, क्योंकि उनके जल का स्रोत क्या है, हिमालय के जो बर्फ़ से ऊंची ऊंची वहाँ पे क्या हैं, चोटियों पे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर से जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल आता है। लेकिन दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उसमें वो हिमालय का स्रोत नहीं है, इसलिए ग्रीष्मकाल में क्या होता है, जुलाई अगस्त में जो बाढ़ का, बरसात का पानी होता है तब तो नदियाँ उफान पे रहती हैं, लेकिन बाकी मौसम में सूख जाती हैं। तो उसका यही कारण है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर जल रहता है अधिकांशतः, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ क्या होती हैं, ग्रीष्मकाल में सूख जाती हैं। तो यहाँ पे 12मासी से क्या तात्पर्य है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अधिकतर 12मासी होती हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि वर्ष भर इसमें जल रहता है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर इनका जल स्रोत है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ मौसमी हैं। मौसमी से क्या तात्पर्य है कि जब बरसात होती है तो ये नदियाँ उफान पर रहती हैं, इसमें जल भरा रहता है, लेकिन ग्रीष्मकाल में क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी हैं, मौसमी हैं। डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान रखेंगे। अगर वैकल्पिक क्वेश्चन रहे तो आप क्या यहाँ पे टिक करेंगे, 12मासी। हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियाँ कैसी हैं, 12मासी। और यहाँ पे दिखाएंगे प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कैसी हैं, मौसमी हैं। तो ये दो बिंदु आपका है लर्न रखने लायक। एक तो हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियाँ कैसी हैं, 12मासी, यानी इसमें वर्ष भर क्या रहता है, जल रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कैसी हैं, मौसमी हैं, यानी बरसात के समय में इन नदियों में तो जल रहता है, लेकिन ग्रीष्मकाल में नदियाँ क्या रहती हैं, सूख जाती हैं। अगला है प्रायद्वीपीय नदियों का जल बहाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम के दौरान बड़ी नदियों में भी जल का प्रवाह कम हो जाता है। तो शुष्क मौसम में क्या होता है, चूँकि वर्षा के कारण इनमें जल रहता है, जो बड़ी भी नदियाँ हैं उनमें भी कितना भी जल रहता है, लेकिन वो भी ग्रीष्मकाल में क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो ऐसे स्थिति में उसमें ग्रीष्मकाल में या तो सूख जाती हैं तो जल एकदम कम हो जाता है। यदि किसी धारा की सहायक नदी किसी वृक्ष की शाखाओं जैसी प्रतीत होती है, तो जैसे किसी धारा की सहायक नदी, जैसे यहाँ पे हमने आपको समझाया था कि ये मुख्य नदी है, अब इसकी जो है सहायक नदी, जैसे मान लीजिए ये है ये बगल से आई है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि किसी जो है धारा की सहायक नदी जो है वृक्ष की शाखाओं जैसी
प्रतीत होती है। तो ये नदी की जो धाराएं शाखाएं हैं, शाखा के रूप में जैसे सहायक नदी इसमें आके मुख्य नदी में मिल रही है, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे ये क्या है, जैसे पौधों की, पेड़ पौधों की क्या होती है, शाखाएं होती हैं। वैसे जो है नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कैसी प्रतीत हो रही हैं, सहायक जो है शाखा की तरह प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पे वृक्ष की शाखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। यह प्रतिरूपी क्या कहलाता है, द्रुमाकृति प्रतिरूप कहलाता है। तो जो ये शाखाएं जो सहायक नदी हैं और किस रूप में लग रही हैं, जैसे पौधों की, पेड़ पौधों की क्या होती हैं, शाखाएं, डालियां निकली होती हैं ना। तो वैसे यहाँ पे भी जो नदी की जो अन्य नदियाँ आके इसमें मिल रही हैं, तो एक पेड़ पौधे की जैसे शाखा होता है उस तरह से उस रूप को दिखाई देता है, उस रूप को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहा गया, द्रुमाकृति प्रतिरूप कहलाता है या कहा जाता है। मुख्य धारा वृक्ष के तने जैसी प्रतीत होती है तथा इसकी सहायक नदियाँ वृक्ष की शाखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि जो सहायक नदियाँ हैं वो किस रूप में प्रतीत हो रही हैं, जैसे किसी पेड़ के शाखा या डाली जैसी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये वृक्ष की शाखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने अपवाद तंत्र के महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में अध्ययन किया। अपवाद तंत्र क्या होता है, अपवाद तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे बिंदुओं को आपने अध्ययन किया। हिमालय की नदियों के संदर्भ में अध्ययन किया, हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल क्यों रहता है, दक्षिण भारत की नदियाँ सूख क्यों जाती हैं, हिमालय की नदियों को 12 मासा जैसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की नदियों को मौसमी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु का आपने अध्ययन किया। इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।